नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही वादा किया था, इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं की मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। हम इस चैनल का शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहला वीडियो हमने रियल नंबर का डाला था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पहले ही चैप्टर का रियल नंबर का हम पहला कॉन्सेप्ट आपका पढ़ने चल रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम जान लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन यानी भाग से संबंधित, लेम्मा यानी प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है, लेम्मा क्या होता है। लेम्मा एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होता है जो प्रूव्ड होता है और जिसके माध्यम से हम अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। यानी प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके माध्यम से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं या इसका उपयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। यह भाग से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले हमें भाग को जान लेना होगा, भाग क्या होता है। ठीक, यहाँ हमने 20 को 6 से भाग दिया है। जब हम 20 को 6 से भाग दिए हैं तो हमारा भागफल आया है 3 और शेषफल आया है 2। ठीक, अब हम इसके कुछ टर्म हैं उसे हम जान लेंगे, टर्मोलॉजी इसके कुछ हैं उसे हम जान लेंगे। सबसे पहले हमने जिससे भाग दिया वह कितना है 6, यानी भाग देने वाले को हम डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर यानी भाग देने वाला यानी भाजक। ठीक, जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम डिवाइडेंट कहते हैं या भाज्य कहते हैं। ठीक, जितना हमारा भागफल आता है उसे हम कॉशिएंट या भागफल कहते हैं और जो हमारा शेषफल नीचे बचता है उसे हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। यानी भाग में 4 टर्म यूज होते हैं, डिवाइजर, डिवाइडेंट, कॉशिएंट और रिमाइंडर। इन चारों के संबंध में ही यूक्लिड ने एक रिलेशन दिया, एक संबंध दिया, जिसके माध्यम से अगर इन चारों में से कोई 3 हमें पता हो तो एक आसानी से हम निकाल सकते हैं। यानी इन चारों टर्म जो हैं इनके बीच में यूक्लिड ने एक रिलेशन दिया जिसे हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहते हैं और उन्होंने इसे प्रूव करके भी दिखाया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। इनके बीच में रिलेशन है डिवाइडेंट, यानी जिसमें हम भाग देते हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यानी डिवाइडेंट अगर हमें निकालना है तो डिवाइजर में कॉसेंट का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस रिमाइंडर जोड़ दें तो डिवाइडेंट हमें मिल जाएगा। यानी भाज्य अगर हमें निकालना है तो जो भाजक है उसमें हम भागफल का गुणा कर दें प्लस जो शेषफल है उसे हम जोड़ दें तो हमें भाज्य निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। हमें भाज्य निकालना है, भाज्य हमें नहीं पता है, भाजक या डिवाइजर हमें पता है जो यहाँ है 6, डिवाइजर हमने पुट किया, फिर प्लस कॉशिएंट है मल्टीप्लाइड बाई कॉशिएंट, कॉशिएंट हमने लिया प्लस रिमाइंडर यानी 2। इन सबको हम ले लिए, फिर इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 2 यानी 20। यानी डिवाइडेंड हमें नहीं मालूम था लेकिन इन तीनों की सहायता से हमने निकाल लिया, 20 आया जो कि इस भाग में हम देख सकते हैं। यानी डिवाइडेंड का जो रिलेशन है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, जो यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका है, इसके माध्यम से हमने यह सिद्ध करके भी देख लिया कि हाँ यह संबंध वास्तव में सही है। अब इसके रिमाइंडर पे हम कुछ चर्चा करेंगे कि रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर का एक कंडीशन है, एक शर्त है, रिमाइंडर कभी भी आएगा, यानी रिमाइंडर यानी यार ये जब भी होगा वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यानी रिमाइंडर हर हाल में 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे यह रिमाइंडर हर हाल में छोटा होगा। एक इसका जो एग्जांपल है हम इसे एक भाग के माध्यम से इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे 10 है, 10 को हमने 4 से भाग दिया, 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा 2। हमारा रिमाइंडर इसमें कितना आया है 2 हमारा क्या है r है। अब यह r का कंडीशन यह है, यह हर हाल में 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिवाइजर जो है डिवाइजर से क्या होगा, यह छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। हमने डिवाइजर देखा कितना है 4 है और r हमारा कितना आया 2, यह 2 4 से क्या है छोटा है। यानी यहाँ जो 2 आया है वह 0 से क्या है बड़ा है और 4 से छोटा है। क्यों यह रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा आता है, क्योंकि अगर रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर आता है तो वह एक चांस में और भाग चला जाएगा, यानी कोसेंट में एक बढ़ जाएगा। इसीलिए रिमाइंडर का वैल्यू जो है डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है। अगर डिवाइजर से बड़ा या डिवाइजर के बराबर आएगा तो एक चांस में और मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी क्वोशिएंट का मान बढ़ जाएगा और रिमाइंडर फिर घट जाएगा, 0 के बराबर या 1 हो जाएगा। इसलिए r का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा होता है, यह हमें याद रखना है, यह हमें ध्यान देना है। यानी जो यूक्लिड ने जो डिवीजन
लेम्मा दिया उसने यही बताया कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, जहाँ रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर और डिवाइजर से छोटा होता है। कौन? रिमाइंडर। ठीक, हमें यही यूक्लिड विभाजन लेम्मा में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, पहले इसे हम जान लेते हैं। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते जाएं तो हम अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन तक पहुंच सकते हैं या अपने प्रश्न के हल तक पहुंच सकते हैं। एल्गोरिथम यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हमने यही पढ़ा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यही पढ़ना है, जो आपकी किताब में डिफिनीशन दिया है उसे हम समझाते हैं। आपकी किताब के माध्यम से भी हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को समझ सकते हैं। आपकी किताब में दिया है, माना दो धनात्मक संख्या a और b दिए हैं, जो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं, तब ऐसी पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं और दो पूर्ण संख्याएं ऐसी हैं जो q और r हैं, या इन तीनों का संबंध कैसा है, यानी इन चारों को कैसे लिखा गया है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने इसे ही तो पहले बताया, जहाँ a हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइडेंड है। ठीक, बी हमारा क्या है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा क्वोशिएंट है, प्लस आर हमारा रिमाइंडर है। इसे ही तो हम पढ़ रहे थे, तभी से जो चारों टर्म थे वही हैं। यह आपके बुक में दिया है एक स्टेटमेंट, यानी लेट सपोज टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b दिए गए हैं, उसमें q और r ऐसे नंबर्स हैं जो इस तरह से लिखे जा सकते हैं या ऐसे डिफाइन हैं, जिसमें r का वैल्यू जो है या रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा या b से छोटा है। b इसमें क्या है, डिवाइजर है, जो हमने पहले ही यहाँ r के कंडीशन में आपको बता दिया था। आपकी किताब में यही डिफिनीशन दिया गया है, जिसे हम पहले ही समझ चुके हैं, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a डिवाइडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है, प्लस r रिमाइंडर है, और r का कंडीशन भी हम पढ़ लिए। यानी आपकी किताब के डिफिनीशन से भी हम समझ लिए कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही संबंध ही यूक्लिड विभाजन लेम्मा है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करते हैं। एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, जिसे फॉलो करने पर हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF निकालेंगे। इसके पहले आप HCF निकालने का जो तरीका था वो फैक्टर करके आप निकालते थे कि किन्हीं दो नंबरों का HCF निकालना रहता था, तो उसके सबसे पहले फैक्टर करते थे, फिर उसमें कॉमन फैक्टर खोजते थे और उसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजते थे, वह जाके हमारा HCF होता था। लेकिन यूक्लिड ने एक नया थ्योरी दिया, जिसके माध्यम से हम डिवीजन करके किसी दो नंबर का HCF निकाल सकते हैं, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। अब इस एल्गोरिथम में कुल 3 स्टेप्स हैं, जिसे हम बारी बारी समझेंगे। लाइए एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि यह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। माना मैंने दो संख्याएं हैं 135 और 225। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यही है कि 135 और 225 दो संख्याएं हैं, जिसका HCF हमें निकालना है। अब देखिए, यहाँ हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जानते हैं क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन डिवीजर, यह हम पढ़ेंगे। यानी जो भी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा था वह क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें r जो है 0 से बड़ा या बराबर और लेकिन डिवीजर से छोटा होना चाहिए। अब जो भी दो संख्याएं हमें दी गई हैं, इसमें से हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आइए 135 को हम 225 से भाग देते हैं। ठीक, भाग देने पे कितना आएगा, एक चांस में ही जाएगा, यानी 135 आ जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 या 0 9। ठीक,
इतना आएगा। देखिए पहला स्टेप हमने फॉलो किया है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पहला स्टेप यही होता है कि हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी जो भी नंबर दिए रहते हैं उसे इस इक्वेशन के फॉर्मेट में हम लिखते हैं। हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। इसमें हमें हमारा रिमाइंडर 19 आया और कोशिएंट 1 आया। जब तक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यही कहा जाता है कि जब तक रिमाइंडर 0 न आए तब तक इसे हमें पुनः दोबारा जो है भाग देते रहना। कंडीशन क्या है कि जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इस रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना लेंगे और जो इसके पहले डिवाइजर था उसे हम डिवाइडेंड बना लेंगे। इसके पहले जो डिवाइजर था उसे हम क्या बना लेंगे, डिवाइजर बना लेंगे। यानी 19 हमारा रिमाइंडर था, वे हमारा डिवाइजर हो गया, और जो पहले का डिवाइजर था उसे हम अब डिवाइडेंड बना लेंगे। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितने बार में जाएगा, 1 बार में। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 45। अब देखिए इसमें भी हमारा जो रिमाइंडर है वह कितना आया, 45, यानी 0 नहीं आया। और हमें इस स्टेप को कब तक फॉलो करते जाना है, जब तक कि 0 रिमाइंडर जो है 0 न आ जाए। देखिए पहला स्टेप हमने इसे फॉलो किया, यह हमारा पहला स्टेप हो गया और यह हमारा दूसरा स्टेप हो गया। हमने एल्गोरिथम में बताया है कि यह वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करने पर हम अपने सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। 2 स्टेप्स में हमने बढ़ा, अब तीसरा स्टेप्स बढ़ते हैं। देखिए इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, तो जो भी रिमाइंडर आता है उसे हम क्या बना लेते हैं, डिवाइजर। और इसके पहले के जो डिवाइजर रहते हैं उसे हम क्या बना लेते हैं, डिवाइडेंड। यानी 19 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और फिर भाग देंगे तो 45 2 टाइम्स में 19 आ जाएगा। यानी अब रिमाइंडर हमारा जो है वह कितना आ गया, 0। अब रिमाइंडर जो है कितना आ गया, 0। तो जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, उसका कंडीशन यही था कि इस स्टेप्स को जब तब तक फॉलो करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 न आ जाए। तो हमने 0 लाने में कितने स्टेप्स चले, 3 स्टेप्स। तो यही तो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जिसे हम रेगुलर फॉलो करते जाएं तो हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। और कंडीशन क्या था कि हमें 2 नंबर दिए रहते थे, एक से छोटे वाले से बड़े को भाग देना था और रिमाइंडर 0 लाना था। जिस टर्म में, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उसका जो डिवाइजर होता है वही इन दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। यही इन दोनों नंबर का क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ रहे थे उसके माध्यम से जो 2 नंबर दिए गए थे 135 और 225, इन दोनों का एचसीएफ निकालकर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाला, जिसका आंसर हमें 45 आया। अब आइए आपकी एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। पहला एक्सरसाइज है 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यह संख्याएं दी गई हैं, इसका एचसीएफ हमें निकालना है और यूज करना है किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसका एचसीएफ तो हमने निकाल लिया पहले ऊपर के एग्जाम्पल में ही। अब इसका एचसीएफ हम निकालते हैं। देखिए 2 संख्याएँ हैं, बी का 2 संख्याएँ हैं 196 और 38,220। हमने पहले ही बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो पहला भाग जाएगा हमारा 1 टाइम में 196 ही। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 186। ठीक, अब यह 3 डिजिट हमने लिया, अब 1 डिजिट यहाँ हम पुट करते हैं। ठीक, इस 2 को हम उतारते हैं। अब देखिए भाग कितने बार में जाता है, और भाग हमारे 9 बार में जाएगा। अब भाग हमारा 9 बार में जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 9 से कीजिए 4 हासिल 5 9 81 81 5 86 को 6 हासिल 8 9 1 9 8 17। ठीक, और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यह दोनों हमारा 0 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा 0 बच रहा है, इसे पुट करेंगे यहाँ। अब हमारा हो गया 980। अब यह भाग जो है 5 टाइम में जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 25 को 0, 5 9 45 45 3 48 को 8 हासिल 4 5 1 5 4 9। यानी अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यह एक ही स्टेप में इस नंबर से इस नंबर में हमने भाग दिया तो एक ही स्टेप में हमें
रिमाइंडर 0 आ गया। भले ही संख्या ज़्यादा था यानी 2 स्टेप लगाना पड़ा, लेकिन यूक्लिड विभाजन का स्टेप हमने इसमें प्रयोग नहीं किया, पहले स्टेप में ही हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। वही हमारा क्या होता है, HCF। तो यहाँ नीचे हम क्या लिख सकते हैं, HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का C नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी 2 संख्याएं दी गई हैं। पहला है 255 और दूसरा है 867। तो हमने पहले ही बताया छोटे संख्या से बड़ी संख्या में भाग देनी रहता है। तो 255 से 867 में भाग देंगे तो पहले बार में आ जाएगा 3 चांस में। 3 चांस में जाएगा तो कितना जाएगा, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 को 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 के साथ जाएगा 1, यानी 102 बचा। अब जब रिमाइंडर 0 9 आए तो इसे हम क्या बना देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने क्या बताया, इसे हम क्या बना लेंगे, इसे हम बनाएंगे डिवाइजर। और जो इसके पहले का डिवाइजर था उसे हम क्या बना लेंगे, डिवाइडेंड। अब यहाँ हम पुट करेंगे कितना, 255। ठीक, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। अब 102 में 255 से भाग देंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, 102 दूनी 204। फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0। फिर यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर हम इसे भी एक स्टेप बढ़ाएंगे। यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसे हम क्या बना देंगे, डिवाइजर। और जो इसके पहले का डिवाइडेंड था उसे हम क्या बना लेंगे, इसके पहले का जो डिवाइजर था उसे हम बना लेंगे डिवाइडेंड, यानी 102। अब देखिए 51 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 102 आसानी से आ जाएगा, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी अब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। यही तो हमें लाना था भाई, यही तो हमें लाना था। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही हमारा स्टेप क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आए उसका जो डिवाइजर होता है वही तो हमारा HCF होता है भाई। हम तभी से यही तो पढ़ रहे हैं। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, HCF ऑफ 255 एंड 867 इज इक्वल टू 51। ठीक, यह हमारा HCF निकल के आ गया। यानी एक्सरसाइज 1.1 का हमने पहला क्वेश्चन लगा लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई भी पूर्णांक होता है। अब हमें यही प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1 या 6q+2 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q जो है कोई भी इंटीजर है या कोई भी पूर्णांक है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। माना सॉल्व करेंगे, माना वह संख्या a है जिसे हम 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, माना वह संख्या क्या है, 1 है जिसे हम 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा, वह क्या था, a इज इक्वल टू BQ+R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा या छोटा होनी चाहिए या B से छोटा, 0 के बराबर या बड़ा। R जो है 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए, जहाँ B क्या है, डिवाइजर है। ठीक, अब यह इक्वेशन जो यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका है, इससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा B क्या निकल के आता है, B हमारा निकल के आता है 6। यानी इसमें B का वैल्यू कितना है, 6। ठीक, अब हम मानते हैं, अब 6 हमारा क्या है, B हमारा क्या है, 6 है। यानी 6 हमारा क्या है, डिवाइजर है। जब 6 हमारा डिवाइजर है तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, यानी पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं।
हमने पहले ही पढ़ा कि अगर किसी संख्या से किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर का वैल्यू हमने कितना निकाला, 6 इस इक्वेशन से। यानी रिमाइंडर, टोटल पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी डिवाइजर से छोटा लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा। जो भी पॉसिबल रिमाइंडर इस इक्वेशन के बच रहे हैं वह क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब लाइए हम इसमें से आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हम रखते हैं ए बराबर बी हमारा कितना है, बी हमारा है 6, ठीक। क्यू हमारा क्यू ही है, प्लस आर पहले हम कितना लेते हैं, 0। फिर ए बराबर हम लेते हैं 6Q प्लस 1। फिर ए बराबर हम क्या लेते हैं, 6Q प्लस 2। फिर ए बराबर हम लेते हैं 6Q प्लस 3। फिर ए बराबर हम क्या लेते हैं, 6Q प्लस 4। फिर ए बराबर हम लेते हैं 6Q प्लस 5। यानी जो भी पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब देखिए इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। यह हमारा पॉसिबल रिमाइंडर हो गया। यानी ए वह नंबर है जिसके लिए जब रिमाइंडर 0 है तो वह नंबर क्या बनेगा, 6Q। रिमाइंडर जब 1 आएगा तो वह नंबर 6Q प्लस 1 बनेगा। जब रिमाइंडर 2 रखते हैं तो वह नंबर 6Q प्लस 2। 3 के लिए 6Q प्लस 3, 4 के लिए 6Q प्लस 4 और 5 के लिए 6Q प्लस 5 बनता है, ठीक। अब हमें प्रूव यह करना है कि ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन ऑड इंटीजर है, ठीक। अब हमारा यह बी और आर का वैल्यू तो यहाँ से हमें मिल गया, बी और आर का वैल्यू, और क्यू का वैल्यू हमें बच रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्यू कोई भी इंटीजर है जहाँ क्यू कोई भी पूर्णांक है। यानी क्यू का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि यह विषम पूर्णांक है। तो हमें केवल 2 नंबर रखने होंगे, या तो सम या विषम। तो लाइए पहले वाले में हम रखते हैं। यानी जब 6Q प्लस 0 है तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 6Q। अब Q का वैल्यू पहले हम ऑड नंबर रखते हैं, फिर हम क्या रखेंगे, इवन नंबर रखते हैं। यानी A=6 की जगह अगर हम ऑड नंबर रखते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तब भी ये कितना वैल्यू आता है, 6, जो क्या है, एक इवन नंबर है। अब दूसरा, यह 6 की जगह हम इवन नंबर रखते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तब भी ये कितना आता है, 12, जो क्या आता है, इवन नंबर। यानी जो टर्म 6Q के फॉर्मेट में है, केवल 6Q के फॉर्मेट में, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है और इवन नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो ऑड हो या इवन है, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा, इवन ही आएगा। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट था R=0 पे 6Q, यह हमारा कौन सा नंबर निकला, इवन नंबर, इवन नंबर। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ऑड नंबर के लिए। अब देखिए दूसरे वाले में हम वैल्यू रखते हैं। अब दूसरे वाले में 6Q है, 6Q की जगह हम रख देते हैं 1 प्लस 1, तब इसका वैल्यू कितना आता है, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 कितना आ जाता है, 7, जो एक कौन सा नंबर है, ऑड। पहले हमने ऑड नंबर रखा, फिर इसकी जगह हम इवन नंबर रखते हैं, तब क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, तब भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 13, जो कि कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। यानी स्टेटमेंट 6Q प्लस 1 के लिए चाहे हम Q का वैल्यू ऑड रखें या इवन रखें, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। यही हमें प्रूव करना था। हमारा पहला टर्म क्या था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो हमने पहला स्टेटमेंट यहाँ क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक। अब इसके लिए हम लेते हैं 6Q प्लस 2 का, क्योंकि ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर यहाँ Q का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, चाहे ऑड या इवन, उसमें इवन नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी इवन हो जाएगा, और जब इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ेंगे तो वह इवन नंबर ही आएगा। यानी A=6Q प्लस 2 पे कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि Q का जो मल्टीप्लाई जिससे हुआ है वह ऑलरेडी इवन है। तो Q का वैल्यू चाहे हम ऑड लें या इवन लें, जब Q 6 से मल्टीप्लाई होगा तो वह इवन नंबर बन जाएगा। अब A बराबर 6Q प्लस 3 की बात करते हैं। यहाँ Q का वैल्यू हम कुछ भी रख लें, Q का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, लेट सपोज यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, जो कि एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है,
प्लस 3, तो इसका वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 ऐड करेंगे 9, जो कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। फिर इसी के जगह हम फिर इवन नंबर रखते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3 यानी 15। ये भी कौन सा नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। यानी जो a इक्वल टू 6q प्लस 3 का स्टेटमेंट है या जो नंबर है, इसके जगह q का वैल्यू या तो हम ऑड रखें या इवन रखें, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा किस में आएगा, ऑड में ही आएगा। हमने दूसरा स्टेटमेंट में क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। सवाल में यही दिया गया था कि कोई भी पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप का होना चाहिए। हमने दो स्टेटमेंट यहाँ से प्रूव कर लिया। 6 प्लस 1 जो है वो ऑड नंबर हो रहा है, 6q प्लस 3 भी हमारा ऑड नंबर हो रहा है। अब यहाँ 6q प्लस 4 की बात करते हैं। 6q प्लस 4 भी ऑलरेडी इवन नंबर होगा, क्योंकि q का मल्टीप्लाइड इवन नंबर से, यानी q का वैल्यू इवन ले या ऑड ले, जब 6 का मल्टीप्लाई उसमें होगा तो वह इवन हो जाएगा। और इवन नंबर में इवन का जब हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट इवन ही आएगा, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है, यानी जब रिमाइंडर मैक्सिमम बच रहा है 5, यानी a इक्वल टू 6q प्लस 5 पे, तब यहाँ हम चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ q का वैल्यू या इवन ले या ऑड लें, इसका रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएगा। यहाँ इसे भी हम देख सकते हैं। 6 का वैल्यू हमने फिर ऑड नंबर रखा है, यानी 1 प्लस 5, यानी 6 1 जा 6 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, जो क्या है, ऑड नंबर है। फिर 1 की जगह हम 2 रखते हैं, यानी इवन नंबर रखते हैं, तब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5, यानी 6 दूनी 12 प्लस 5 17, ये भी क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। यानी a इक्वल टू 6 प्लस 5 के लिए q का वैल्यू या तो हम ऑड रखें या इवन, या ऑड रखें या इवन, इसका रिजल्ट हर हाल में क्या आएगा, ऑड ही आएगा। और यही हमारा तीसरा स्टेटमेंट था, a इक्वल टू 6q प्लस 5, जो हमें प्रूव करना था। यानी हमने यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवीजन लेम्मा से हमने यह प्रूव कर दिया कि कोई भी नंबर a के लिए उसका विषम पूर्णांक हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह प्रूव कर दिया। हमने बताया है कि ये लेम्मा क्या होता है। लेम्मा एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है जिसका उपयोग अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो हमने सबसे पहले यही जाना लेम्मा क्या है, उसे हमने प्रूव भी किया, और इसी की सहायता से हमने ये भी प्रूव किया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई इंटीजर हो। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने यह प्रूव कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो चीज़ें दी गई है उस पर थोड़ा हम गौर करेंगे। किसी परेड में पहला नंबर में दिया है 616 सदस्य हैं, और कितने सदस्यों का टुकड़ी बन रहा है, 32 सदस्यों का। अब इसके बाद हमें दो चीज़ों पे गौर करना है। दोनों समूहों को समान यानी कॉमन यानी इक्वल संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या देखिए क्वेश्चन में ही आपको डिफाइन कर दिया गया है कि आपको निकालना क्या है। अधिकतम यानी हाईएस्ट, समान माने कॉमन, यानी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तभी आप बता सकते हैं कि कितने सदस्य जो हैं, कितने सदस्यों का कॉलम बनेगा जिसमें वो बराबर बराबर की संख्या में मार्च कर सकते हैं। तो दो संख्याएं हमें दी गई हैं, पहला 32 और दूसरा 616। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को क्या करना है, भाग करना है। 616 में 32 से जब भाग देंगे तो पहले बार में 1 बार में जाएगा, 32 से कम 32। अब कितने बार में जाएगा, 32 का भाग, अब यह जाएगा 9 बार में। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 9 2 जा 18 को 8, हाँ 53 9 3 27 एक 28। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 0 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 0 बच जाएगा,
जीरो बच जाएगा। अब हमारा बचा है रिमाइंडर जीरो। तो जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इस 8 को रिमाइंडर जो 8 बचा इसे हम क्या बनाएंगे, डिवाइजर, और जो हमारा इसके पहले का डिवाइजर था उसे हम क्या बनाएंगे, डिवाइडेंड, यानी 32। अब एक स्टेप और फॉलो करेंगे तो 8 4 जा 32 आ जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। तो जिस स्टेटमेंट में जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर जीरो आ जाए उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF, यानी HCF हमारा कितना निकल के आ गया, 8। तो हम कह सकते हैं कि 32 और 616 सदस्यों की जो टोली बनेगी वह, जिसमें समान संख्या में उनका कॉलम बन सकता है, वह कितना आएगा, यानी HCF अब 32 और 616 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 8। यानी 8 कॉलम ऐसे बनेंगे जिसमें समान की संख्याओं में सभी आर्मी के सदस्य मार्च कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब आपका चौथा सवाल है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के प्रयोग से या यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, तो हम अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने माना वह संख्या a है जिसे हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। माना वह संख्या a है जिसे हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के प्रयोग से हम निकालते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, a = b³ + r। ठीक, अब यहाँ b हमारा क्या निकल के आएगा, इस इक्वेशन से b का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 3, यानी b की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, b = 3। जब b का वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर हमें क्या क्या मिल सकता है, जो भी पॉसिबल रिमाइंडर है वो क्या क्या मिल सकते हैं। जो रिमाइंडर आते हैं वह 0 के बराबर या 0 से बड़े लेकिन डिवाइजर से छोटे आते हैं। डिवाइजर हमारा 3 है तो इससे छोटा आएगा, यानी r का वैल्यू 0 1 और 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, यानी पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 हो सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ a के लिए निकालते हैं। जब a का वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारा पहला क्या निकलेगा, b का वैल्यू कितना निकल गया 3, तो हम क्या लिखेंगे 3q + 0, पहला रिमाइंडर 0 के लिए। फिर एक और निकालेंगे तब क्या निकलेगा हमारा 3q + 1। ठीक, एक और निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 3q + 2। ठीक, लेकिन हमें इस सवाल में क्या प्रूव करना है कि किसी संख्या m का वर्ग यहाँ स्क्वायर दिया गया है, तो वह संख्या हमें ये माने है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 3q का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 9q²। इसमें से हम 3 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तब क्या हमारा आंसर बच जाएगा 3q²। अब बात समझिएगा, इस 3q² को हम क्या लिखेंगे, यम, जहाँ यम = कितना है 3q²। यानी अब इस स्टेटमेंट में हम q का वैल्यू कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जब यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यह टोटल क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए q की जगह हम 1 रखते हैं तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, बाहर 3 है अंदर 3 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो फिर टोटल इसका वैल्यू निकलेगा 3 3 9, यानी 9 निकल रहा है, जो कि 3 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, अब इसी q की जगह हम क्या रखते हैं, इसी q की जगह हम 2 रख के देखते हैं, तब क्या निकलता है, 3 है अंदर 3 है, q की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 × 4। अब टोटल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 3 × 4 3 12 है। अब 12 3 कितना होता है, 36, जो कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। हमने क्या कहा कि जब यह स्टेटमेंट आ गया तो यहाँ जो 3q² है यह m के बराबर है। अब m की जगह या q की जगह हम 1 2 कुछ भी रखें, कोई भी वैल्यू रखें, तो हमारा जो टोटल वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तब यह टोटल हमारा कितना बन जाएगा, बाहर 3 है 3, और 3q² की जगह हम क्या लिख दिए, यम लिख दिए। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना था कि कोई भी पूर्णांक का स्क्वायर जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमने पहला क्या निकाल लिया, 3m, हमने पहला स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूफ कर लिया। अब दूसरे पे आते हैं। ठीक, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यह निकलेगा 3 3 9, यानी 9q² + 1 + 6q, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं।
तब इसके अंदर क्या क्या निकलेगा, इन दोनों टर्म से हम 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3q² प्लस इसमें से निकलेगा हमारा 2q प्लस हमारा 1 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, प्लस हमारा 1 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक, अब यह जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है 3q² प्लस 2q, इसके बराबर अब हम रखेंगे यम। ठीक, यानी इस q की जगह अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर q का वैल्यू कुछ भी रखें तो इस टोटल का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। लाइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जब q बराबर हम 1 रखते हैं तो हमारा वैल्यू कितना निकलेगा, 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा, प्लस 1। टोटल का वैल्यू कितना आएगा, बाहर 3 है और इसके अंदर 3 2 5, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1, यानी 5 3 15 1 16, जो कि 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी q का वैल्यू हमने 1 रखा है इसके अंदर तो उसका भी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ गया। अब q की जगह हम 2 भी रख के देख सकते हैं। q का वैल्यू जब हम 1 रखें हैं, अब q का वैल्यू हम 2 भी रख के देख सकते हैं, तब क्या निकलेगा, बाहर 3 है, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू q का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 ऑलरेडी है और q की जगह 2 रखेंगे 2 और हो जाएगा प्लस 1। इन सब को सॉल्व करेंगे तो बाहर 3 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 4 3 बाहर है, प्लस 2 दूनी 4, फिर बाहर आ जाएगा 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 16 3 48 प्लस 1 49, जो कि 7 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी जो यह ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रहा है इसके जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करें q की जगह तो वह टोटल एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी अब इसको हम यम लिख देंगे तो यह टोटल वैल्यू कितना हमारा निकल के आ जाएगा, टोटल वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 3m प्लस 1, यानी 3 हमारा यह हो गया और इस टोटल ब्रैकेट को हम यम रख दिए, अब प्लस 1 हमारा बच रहा था वो हमारा यह हो गया। तो हमने दूसरा स्टेटमेंट भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। इस सवाल में हमें 2 ही स्टेटमेंट को प्रूव करना था। यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जिसे हमने पहले स्टेटमेंट में 3m प्रूव किया, दूसरे में 3m प्लस 1 यहाँ हम इसके माध्यम से कर लिए। यानी हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने प्रूव कर लिया। अब आपके अगले सवाल पे आते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी सवाल आपके सामने है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक m है, अगर उसका घन हम निकालें तो हमेशा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक, अब हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, a = bq प्लस r। ठीक, अब यहाँ हम लिखते हैं माना वह संख्या a है जिसके घन को हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, माना ये वह संख्या है। अब इस इक्वेशन की तुलना इस इक्वेशन से हम करें तो यहाँ से हमें निकल के आएगा b का वैल्यू हमें कितना निकल के आएगा, 9। इस b का वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया, 9। और जब b का वैल्यू 9 है तो यहाँ से r का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। r के पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे, r का वैल्यू 0 से के बराबर या 0 से बड़ा होता है और हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर हमारा कितना हो गया, 9। यहाँ से r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निकल के आते हैं। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। माना वह संख्या क्या है, a है, हमने वह संख्या क्या लिया, a लिया। ठीक, a = अब b का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 9। ठीक, q का वैल्यू नहीं पता है, प्लस r हमारा पहला कितना है, 0, इसके लिए हम निकालेंगे। ठीक, अब हम इसके लिए निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, a का घन निकालना है, तो a का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो इसका भी क्या होगा, क्यूब होगा। अब जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 9 में 81 और 81 में 9 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 729 का होल क्यूब, 729 का होल क्यूब। ठीक, अब इसमें से हम 9 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब इसमें से 9 हम कॉमन करेंगे तो इसका अंदर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 81 क्यूब।
अब इस 81 क्यूब को ही हम क्या लिखेंगे, यम, यानी इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 9m। अब जो भी 81 क्यू है जो हम यम का वैल्यू रख रहे हैं, यानी इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आया है, इस क्यू की जगह हम या तो 1 रखें या 2 रखें या कोई भी नंबर रखें, इन टोटल का रिजल्ट हर हाल में एक परफेक्ट क्यूब ही होगा, हर हाल में एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक, लाइए हम रख के देखते हैं। ठीक, अब हम 9 यहाँ लेते हैं और क्यू की जगह 1 रखते हैं, तो यहाँ 80 है इंटू 1 यानी इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 729, जो कि 9 का एक परफेक्ट क्यूब है। अब इसकी जगह 2 रखेंगे तब भी वह परफेक्ट क्यूब ही होगा। यानी पहला स्टेटमेंट जब ए इक्वल टू हम निकाल रहे हैं और रिमाइंडर 0 रख रहे हैं, तो हमने पहला स्टेटमेंट क्या निकाल लिया कि कोई भी धनात्मक संख्या के लिए उसका घन जो है एन एम के रूप में होगा। ठीक, अब दूसरा हम निकालते हैं ए इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 के लिए। अब इसका भी क्या होगा, होल क्यूब होगा, ए का भी होल क्यूब होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा 729 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब, यानी 27 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 6 24, यानी 243 क्यूब और प्लस 227 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब भी। ठीक, अब इसमें से हम 9 कॉमन करेंगे, जब 9 कॉमन करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 81 का होल 81 क्यूब प्लस इसमें से जब हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 क्यूब प्लस इसमें से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 क्यूब प्लस हमारा 1 जो है यहाँ लास्ट में बच जाएगा। यानी ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक, अब इस सबको हम क्या रख देंगे यम के बराबर। अब इस टोटल का वैल्यू फिर क्या निकल जाएगा 9m प्लस 1। हमने ए के लिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ए के लिए दूसरा स्टेटमेंट भी हम क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। ठीक, यानी ए अगर कोई नंबर है तो उसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो पहला स्टेप में वह 9m के रूप में होगा और दूसरे स्टेप में वह 9m प्लस 1 के लिए होगा। अब यह जो क्यू का वैल्यू है, यहाँ यह m का जो वैल्यू है वह किसके बराबर है 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू, 27 क्यू प्लस 3 क्यू, 27 क्यू स्क्वायर होगा, सॉरी 27 क्यू स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसके जगह हम क्यू का कोई भी वैल्यू रखें तो यह टोटल एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा, सॉरी एक परफेक्ट क्यूब होगा। इसके पहले वाले में हमने प्रूव करके दिखाया भी है। अब हम तीसरा स्टेप पे निकलते हैं, ए इक्वल टू ए का होल क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसका वैल्यू कितना आएगा, जो हम सॉल्व करेंगे तो पहले निकल जाएगा 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 3ab यानी 9 दूनी 18 यहाँ 54 क्यूब, अब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2। ठीक, अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 729 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौको 36 को 6 हासिल 3, 9 5 45 3 48, 486 क्यू का स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 क्यू होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तब यह कितना हो जाएगा 81 क्यूब प्लस इसमें से लेंगे तो कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से लेंगे तो कितना हो जाएगा 112 क्यू। अब हमारा जो अचर वाला पद है 8 वह बच जा रहा है। ठीक, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 9 और इस टोटल ब्रैकेट वाले को हम क्या लिखेंगे m प्लस जो हमारा बच जा रहा है 8 वह लिख देंगे। यानी यहाँ से हम क्या निकाल लिए तीसरे स्टेप में कि जो तीसरा स्टेप है घन का, तो कोई संख्या अगर a है तो अगर उसका हम घन निकालते हैं तो तीसरे स्टेप में वो 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। तीसरा स्टेप में हमने थर्ड स्टेप में हमने निकाल लिया कि वो 9m प्लस
8 के रूप का होगा। सबसे पहले हमने प्रूव किया वह 9 के फॉर्म में होगा, दूसरा 9m+1 के रूप में होगा, तीसरा हमने प्रूव किया कि वह 9m+8 के रूप में होगा। जहाँ m का वैल्यू यहाँ m का वैल्यू क्या है, हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। यानी इस जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसके क्यूब में अगर हम क्यू का कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इस टोटल का रिजल्ट एक परफेक्ट क्यूब आएगा। इस टोटल का रिजल्ट हमेशा ही एक परफेक्ट क्यूब आएगा। तो हमें क्या प्रूव करना था कि किसी संख्या ए के लिए उसका घन हमेशा 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। तो हमने बड़े ही आसानी से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से यह प्रूव कर दिया कि कोई भी नंबर अगर ए है तो इसका क्यूब हम निकालते हैं तो हमेशा 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। यही हमें प्रूव करना था। नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, आशा है दोस्तों हमारे वीडियो से दी गई जानकारी आप सभी को उपयोगी लगी होगी। अगर हमारे चैनल के द्वारा पढ़ाई गई सभी जानकारी आपको उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे वीडियो को मिस न करें। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।